Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. We are going to continue with chapter number 18 of our spectrum, that is Simon Commission and Nehru Report. So as we know that Lord Birkenhead, who was Secretary of State, a conservative secretary, actually challenged Indians that they could not make reforms for themselves. So as an answer to that challenge, an all parties conference met in February 1928, right? It appointed a subcommittee under the chairmanship of Motilal Nehru to draft a constitution. So the committee appointed by All Parties Conference 1928, Nehru Report, right? एक्चुअली ये जो था ये फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट था बाय इंडियंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. इस कमिटी में अगर आप देखेंगे कि कौन कौन लोग थे तो आप देख पाएंगे कि तेज बहादुर सप्रू जी, सुभाष बोस जी, एम एस एने जी, मंगल सिंह जी, अली इमाम जी, शुअब कुरैशी जी, जी आर प्रधान जी. You will ask me whether it's important to remember. मोतीलाल नेहरू तो ऑफ कोर्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनका टू रिमेंबर हिज नेम. तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम एस एने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी, जी आर प्रधान. आई डोंट थिंक इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर. जस्ट सी द नेम्स 2 or 3 times. आई थिंक यू विल रिमेंबर. तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम एस एने, मंगल सिंह, अली इमाम, शुआब कुरैशी and जी आर प्रधान. These were its members. The report was actually finalized by August of 1928. As I said, August has been an amazing month in our freedom struggle, right? So August 1928 में ये जो रिपोर्ट है वो फाइनलाइज होती है. जो recommendations आप देखेंगे इस रिपोर्ट में नेहरू रिपोर्ट की वो यूनानिमस थी एक्सेप्ट फॉर वन रिकमेंडेशन. वो क्या था? नेहरू रिपोर्ट वाज टॉकिंग अबाउट अ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया. ठीक है, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. मतलब कि वी विल स्टिल बी अंडर द ब्रिटिश क्राउन बट इट हमारा जो यहाँ पे रूल है वो सेल्फ गवर्नमेंट होगा. इंडियंस ही इंडियंस को रूल करेंगे यहाँ से बट स्टिल अंडर द ब्रिटिश क्राउन समवेयर, राइट? जैसे बहुत सारी अदर कंट्रीज के पास डोमिनियन स्टेटस था, उस टाइप के स्टेटस की डिमांड कर रहे थे. ठीक है, एज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? बट अनदर, और ये जो डिमांड है ये मेजोरिटी की थी, राइट? लेकिन एक माइनॉरिटी सेक्शन भी था जो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए बात कर रहा था, राइट? उनको चाहिए था कि पूरी तरीके से हमको आज़ादी मिले, फुल इंडिपेंडेंस मिले. अब हम देखते हैं कि कुछ जो यहाँ पे रिकमेंडेशंस हैं वो क्या हैं, राइट? एक और बात आप याद रखिए कि जो नेहरू रिपोर्ट है उसने अपने आप को कन्फाइन किया टू ब्रिटिश इंडिया. ठीक है, क्योंकि उसने ये सोचा था कि एनविसेज किया था उसने एक फ्यूचर लिंकअप ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद प्रिंसली स्टेट्स ऑन अ फेडरल बेसिस. तो ब्रिटिश इंडिया को कन्फाइन किया और उन्होंने एनविसेज किया कि जो प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशनशिप होगा ब्रिटिश इंडिया का वो एक फेडरल बेसिस का स्टेटस होगा, राइट? तो उसने डोमिनियन के बारे में रिकमेंडेशंस दी. तो फॉर द डोमिनियन उसने क्या रिकमेंडेशंस दी हम देखते हैं, राइट? डोमिनियन स्टेटस on the lines of self-governing dominions as the form of government desired by Indians. ठीक है, ये एक है. आप यहाँ पे देखेंगे कि नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जो है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस इस चीज़ से खुश नहीं थे. मोतीलाल नेहरू जी की रिकमेंडेशन है लेकिन सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी इस चीज़ से खुश नहीं थे क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिपेंडेंस जो है वो पूरी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिले, डोमिनियन स्टेटस नहीं. दूसरा जो रिकमेंडेशन था वो ये था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स है जो शुरू हुआ था उसको रिजेक्ट कर दिया जाए. ठीक है, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड की, उसके साथ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ मुस्लिम्स एट सेंटर एंड प्रोविंसेस वेयर दे वर इन माइनॉरिटी. ठीक है, तो इसकी डिमांड होती है इन प्रोपोर्शन टू मुस्लिम पॉपुलेशन. ठीक है, आपको पता है 1909 के एक्ट में रिजर्वेशन आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए थे मुस्लिम्स के लिए.
तो उसको रिजेक्ट करने की बात यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट कर रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो आए हैं उसको रिजेक्ट किया जाए, जॉइंट इलेक्टोरेट्स हो फॉर मुस्लिम्स एंड हिंदूज, फॉर एवरीवन एक्चुअली। और उसके साथ मुस्लिम्स जहाँ पे माइनॉरिटी में है वहाँ पे उनकी सीट्स जो है रिजर्व्ड हो, सेंटर में भी उनकी सीट्स रिजर्व्ड हो, ऑल्सो वो एडिशनल सीट्स के लिए भी कंटेस्ट कर पाए, इसका राइट उनको मिले। ये भी रिकमेंडेशन थी नेहरू रिपोर्ट की। मतलब उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया, बट सेंटर और प्रोविंसेस में जहाँ पे माइनॉरिटी में है मुस्लिम्स, वहाँ पे उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में सीट्स रिजर्व करने की मांग की, एडिशनल सीट्स के लिए भी वो कंटेस्ट कर सकते थे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस वेरी इंपॉर्टेंट, लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की भी डिमांड यहाँ पे हो रही है। लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाना, लैंग्वेज की स्टेट पे प्रोविंस बनाना, एक ही लैंग्वेज के लोगों को एक ही प्रोविंस में रखने की वो जो डिमांड है, राइट। उसके बाद 19 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग राइट्स, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन, राइट टू फॉर्म यूनियन, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, राइट। ईजी है आपके लिए रिमेंबर करना कि यहाँ पे कुछ आपके फंडामेंटल राइट्स भी डिमांड किए, 19 ऑफ देम। उसमें से कुछ ऐसे थे जो इक्वल राइट्स मांग रहे थे फॉर वुमेन, राइट, राइट टू फॉर्म यूनियन भी था, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी वन ऑफ द राइट्स थे, ठीक है, राइट, दैट्स राइट टू वोट। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? वॉट इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू वॉट? मुझे प्लीज़ आप बताओ। नहीं पता है तो जब हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट करेंगे इन योर पॉलिटी तो आप समझ जाएंगे कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्या है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द सेंटर एंड इन प्रोविंसेस, दोनों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की यहाँ पे डिमांड हो रही है, ठीक है। The Indian Parliament at the centre should consist of 500 House of Representatives elected on the basis of adult suffrage, 200 members Senate to be elected by provincial councils, ठीक है। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 500 मेंबर्स होंगे जिनको आप इलेक्शन के बेसिस पे इलेक्ट करेंगे, और 200 मेंबर्स होंगे सेनेट में जो इलेक्शन जिनका होगा प्रोविंशियल काउंसिल के थ्रू, ठीक है। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसको 5 साल का टेन्योर दे रहे हैं और सेनेट को 7 ईयर्स, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज टू बी हेडेड बाय अ गवर्नर जनरल, तो हेड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्नर जनरल, अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, बट इंडियन रेवेन्यू से पे होने वाला। यहाँ पे आप देखिए ये है क्लियर डिफरेंस फ्रॉम कंप्लीट इंडिपेंडेंस, समझ रहे हो आप? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि हेड करेगा गवर्नर जनरल जो अपॉइंट होगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बट पेड बाय इंडियन एक्सचेकर, ठीक है। और जो ये गवर्नर जनरल है वो अपना जो भी उसका एक्ट होगा वो होगा ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, राइट। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो इलेक्ट होके आया है, जो रिस्पॉन्सिबल है टू द पार्लियामेंट, उसकी एडवाइस से बाउंड होगा गवर्नर जनरल। ये डिमांड थी नेहरू रिपोर्ट की। ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। प्रोविंशियल काउंसिल्स जो है वो 5 ईयर का टेन्योर होगा उसका, ठीक है। वो गवर्नर हेड करेंगे एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे भी बनाया गया है कि वो एक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडवाइजेस हिम, ठीक है। कल्चरल और रिलीजियस जो इंटरेस्ट है मुस्लिम्स की उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा। थोड़े कंसेशंस मुस्लिम्स को यहाँ पे इस टाइप के एक्सप्लिसिट कंसेशंस जो है, नॉट कंसेशंस बट जो चीज़ें गिवन है कि आपको एक दूसरे की कल्चर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसलिए मेंशन्ड है क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स का सिस्टम आप हटा रहे हैं, यूनिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स को आप हटा रहे हैं, जॉइंट इलेक्टोरेट्स को आप प्रमोट कर रहे हैं। तो आप रिस्पेक्ट की भी बात कर रहे हैं कि सारे कल्चर्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे मुस्लिम्स का नाम एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है ताकि जो बाकी है मुस्लिम लीग है उनको ये रिपोर्ट उससे ये मतलब वो भी इस रिपोर्ट से इसमें शामिल हो, उनकी भी ये डिमांड हो कि ये रिपोर्ट को एग्जीक्यूट किया जाए, राइट। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन। अगर ये सेक्युलर अप्रोच नहीं है तो क्या है? सेक्युलर अप्रोच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आर पॉलिटिक्स, आर डिमांड एज अ नेशन सिंस
अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, तो आप देखिए कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन. बट क्या इस टाइप की क्या इंडिया तो सेक्युलर है, बट सेक्युलर में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेक्युलर होते हैं, राइट? एक डिसोसिएशन होता है. आप देखेंगे कि हमने प्रियम्बल जब चैप्टर पढ़ा है तो उसमें हमने सेक्युलर वर्ड पढ़ा है, तो उसका क्या मतलब है, इंडिया का स्टैंड क्या है उसमें. दूसरी बात यह है कि आप डिफरेंट कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे कि कोई वेस्टर्न नेशन का सेक्युलर टर्म और इंडियन जो गवर्नमेंट है, इंडियन जो पॉलिटी है उसका सेक्युलर, उनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको हम देखेंगे ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स में देखने वाले हैं. आपके लिए ज़रूरी भी है समझना ताकि आप बेटर आंसर लिख पाएँ, राइट? क्या कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट है फ्रॉम रिलीजन, दैट इज़ माई क्वेश्चन टू यू. ओके, दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ मुस्लिम लीग, लेकिन आप देखेंगे कि 1927 में दिसंबर में मुस्लिम लीडर्स जो है वो आए और उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखे दिसंबर 1927 में, उसको दिल्ली प्रपोजल्स बोलते हैं. उन्होंने बोला, वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट इलेक्टोरेट्स इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम्स. ये इनकी भी डिमांड थी मुस्लिम लीग की, राइट? 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम्स. ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दोनों जगह पे. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बालूचिस्तान एंड NWFP. ठीक है, तो 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाने की डिमांड, जॉइंट इलेक्टोरेट्स की डिमांड, बट रिजर्व सीट्स, 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और रिप्रेजेंटेशन इन पंजाब बंगाल अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. ये थी डिमांड. इसको आप दिल्ली प्रपोजल्स बोलते हैं, जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी, जो कंसेंसस पे वो आए थे. ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो हिंदू महासभा है वो इसे अपोज करते हुए नज़र आ रही है. उन्होंने 2 चीज़ों को यहाँ पे अपोज किया. फर्स्ट है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स है इन पंजाब बंगाल इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन, इसको रिजेक्ट कर रही है हिंदू महासभा. और फॉर्मेशन ऑफ न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, जो 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस की डिमांड कर रही है मुस्लिम लीग, उसको भी मना कर रही है, अपोज कर रही है मुस्लिम सभा, राइट? तो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन जाने की कोशिश करनी पड़ेगी. ऑल्सो हिंदू महासभा एक और चीज़ डिमांड कर रही है कि स्ट्रिक्टली यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए. यूनिटरी स्ट्रक्चर की डिमांड कर रही है, मतलब सेंटर के पास हाईएस्ट पावर हो, राइट? फेडरलिज्म के अगेंस्ट. ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो, उसकी यहाँ पे बात हो रही है. मतलब सेंटर के पास मेन पावर हो, प्रोविंसेस के पास नहीं हो, राइट? प्रोविंसेस के पास उतनी पावर नहीं हो जितनी सेंटर के पास है, राइट? यूनिटरी स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्रोविंसेस सेंटर के नीचे आनी चाहिए, उस तरीके की डिमांड कर रही है हिंदू महासभा, राइट? तो कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे क्या होता है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग जो है वो डिसोसिएट करती है, वो अपने डिमांड्स के साथ स्टिक करती है, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में आने की कोशिश करते हैं और कंसेशंस देने की कोशिश करते हैं. तो पहला कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स होंगे, रिजर्वेशन ऑफ मुस्लिम्स ओनली वेयर दे आर इन माइनॉरिटी. तो यहाँ पे ऑफकोर्स हिंदू महासभा की जो डिमांड है कि 3 वहाँ पे बंगाल और पंजाब में प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन वाली जो डिमांड है कि हर जगह उनको नहीं मिलनी चाहिए रिजर्वेशन. तो जॉइंट इलेक्टोरेट्स विद रिजर्वेशन ओनली वेयर मुस्लिम्स आर इन माइनॉरिटी, ये कंसेशन देने की कोशिश कर रही है जो मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट है. फिर सिंध जो है उसका डिटैचमेंट फ्रॉम बॉम्बे तभी होगा जब डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा. ठीक है, ऑल्सो ये सब्जेक्ट होगा टू वेटेज गिवन टू हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध. तो जो हिंदू माइनॉरिटी इन सिंध है उनको वेटेज देते हुए ही डिसीजन लिया जाएगा कि सिंध को डिटैच करना है कि नहीं फ्रॉम बॉम्बे आफ्टर डोमिनियन स्टेटस हैज़ बीन ग्रांटेड. ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखिए ब्रॉडली यूनिटरी प्रपोज होता है. ब्रॉडली यूनिटरी प्रपोज मतलब पूरी तरीके से यूनिटरी नहीं, लेकिन जो रेसिडुअल पावर है, जब आप डिवाइड कर देते हैं पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, उसके बाद जो रेसिडुअल पावर बचती है, मतलब बची कुची पावर जो है वो सेंटर के साथ रिसाइड करेगी. ठीक है, तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो मोर और लेस यूनिटरी बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है. इसके बाद आप देखेंगे कि अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं जिन्ना.
कैलकाटा में जो सेशन होता है ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का 1928 में, उसमें जिन्ना जो है अब बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग के प्रपोज करते हैं 3 अमेंडमेंट्स: 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर फॉर मुस्लिम्स, reservation in Bengal and Punjab legislature in proportion to their population, ठीक है, and residual power to the provinces. मतलब यहाँ पे वो यूनिटरी स्ट्रक्चर के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हिंदू महासभा है वो यूनिटरी स्ट्रक्चर की डिमांड कर रही है, और जो मुस्लिम लीग है वो कह रही है कि रेसिडुअल पावर जो है वो प्रोविंसेस के साथ होनी चाहिए, प्रोविंसेस के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, राइट। बट ये डिमांड्स को ऑफ कोर्स अकोमोडेट नहीं किया गया। जो मुस्लिम लीग की ये तीनों डिमांड्स थी, इसको नहीं लिया गया, इसको अकोमोडेट नहीं किया गया, इनको रिजेक्ट किया गया। तो जो जिन्ना है, जो मैंने आपको बोला था कि 2 फैक्शन थे, एक जिन्ना का फैक्शन था, राइट, और एक शफी का फैक्शन था। तो जिन्ना जब ये तीनों डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो वापस चले जाते हैं और शफी फैक्शन के साथ मुस्लिम लीग में मिल जाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग जो है शफी फैक्शन और जिन्ना फैक्शन यहाँ से टुगेदर हो गया है, और इसके बाद से 14 डिमांड्स जो हैं वो स्पेल आउट करते हैं जिन्ना, जिसके ऊपर अब से जो मुस्लिम लीग की आप देखेंगे पॉलिटिक्स या प्रोपेगेंडा है यहाँ पे लाई करेगा। सबसे पहले तो नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ ताकि आप समझने की कोशिश कीजिए कि मुस्लिम लीग की डिमांड क्या क्या थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे थे, ऑब्वियसली बात करेंगे, अगर ये कभी आपके प्रीलिम्स में आ गया आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल पावर टू द प्रोविंसेस जब मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो मांग ही रहे होंगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, ऑफकोर्स ये मांग रहे हैं तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं, यूनिटरी तो मांग नहीं रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर सेंटर को करना है तो वो विदाउट कॉन्करेंस ऑफ स्टेट्स नहीं हो सकता। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट्स का भी से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब प्रोविंसेस को जो पावर है वो देख रहे हैं आप, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड वो दोबारा करते हैं, ठीक है। अब वो बैक ट्रैक हो रहे हैं अपने बोलने से पहले, उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट्स मांगा, वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। इन एनी कैबिनेट, अभी तक वो सेंटर में 1/3 सीट मांग रहे थे, अब वो प्रोविंसेस में भी 1/3 सीट मांग रहे हैं। मतलब कैबिनेट जब वो सेंटर हो या प्रोविंसेस हो, दोनों में 1/3 सीट्स उनको उनकी डिमांड है, ठीक है। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन एवरी प्रोविंस विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स इन प्रोविंसेस टू अ माइनॉरिटी और इक्वालिटी। समझिए, all legislatures and elected bodies to have adequate representation of Muslims in every province without reducing a majority of Muslims into a province to a minority or equality. ये उनकी another demand है, ठीक है। Adequate representation of Muslims in services and self-governing bodies, वहाँ पे भी representation मांग रहे हैं, ठीक है। Also, अगर कोई बिल और रेजोल्यूशन पास होना है इन लेजिस्लेचर, उसको 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है अगर कंसिडर कर रही है सच अ बिल और रेजोल्यूशन, फॉर सपोज एक कम्युनिटी है, उसके इंटरेस्ट को किसी बिल से उसको नुकसान या फ़ायदा या जो भी होने वाला है उसके इंटरेस्ट के ऊपर है वो बिल, तो 3/4 ऑफ दैट कम्युनिटी, ठीक है, 3/4 ऑफ दैट कम्युनिटी शुड बी इन फेवर ऑफ दैट बिल फॉर द बिल टू पास। 3/4 ऑफ अ माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसिडर सच अ बिल, ठीक है। तो जब तक कि अगर कोई बिल है जो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की इंटरेस्ट पे है, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, तो उस कम्युनिटी के 3/4 लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा वो बिल, और तभी वो बिल पास हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली उनको यहाँ पे दिखा रहा है फियर की मुस्लिम्स के राइट्स जो है वो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, ये फियर यहाँ पे नज़र आ रहा है मुस्लिम लीग का, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे चल के कैसे डिफरेंसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, जो दरार है वो बढ़ती जाएंगी, एंड हाउ इट लीड टू पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट है, इसलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर इस टाइप की बातें जो हैं वो बोली जा रही हैं। सेपरेशन ऑफ सिंध जो है वो फ्रॉम बॉम्बे बोला जा रहा है, ठीक है। फुल रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल कम्युनिटीज़ विच इज़ अ फेयर
डील, राइट. फुल रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए टू ऑल कम्युनिटीज़. प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स इन रिलीजन, कल्चर, एजुकेशन एंड लैंग्वेज. ठीक है. एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू अफेक्ट द मुस्लिम मेजोरिटी इन पंजाब, बंगाल एंड NWFP. तो आप देखिए किस तरीके की डिमांड्स की जा रही है, राइट. और क्या ये डिमांड्स पूरी करना पॉसिबल था. आप ये भी बताइए. अगर जिस तरीके का नेशन बिल्डिंग चाहते थे हमारे फोर फादर्स, क्या ये डिमांड्स को अकोमोडेट करना पॉसिबल था. आप खुद सोचिए, आप बताइए मत, आप खुद सोचिए एंड बी अनबायस्ड एंड थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट हैव बीन सेड. कैसे हमारी हिस्ट्री फ्रेम हो रही है यहाँ से. ठीक है. तो दैट्स इट आई थिंक. आप यहाँ पे देखेंगे जो नेहरू रिपोर्ट है, इट वॉज फाउंड टू बी अनसेटिस्फैक्ट्री. Not only were the Muslim League and Hindu Mahasabha and Sikh communalists unhappy about the Nehru report, but जो younger section है of Congress led by Jawaharlal Nehru and Subhash Bose, they were also angered. उनको भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था. उनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस चाहिए थी, फुल कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए थी. एक और यहाँ पे आप ये चीज़ लिख लीजिए कि जो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है, ठीक है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग है, ये सेटअप किया गया जॉइंटली बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस. ठीक है. जो कांग्रेस का गोल था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, उसको रिजेक्ट करते हुए ये दो इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग को इस्टेब्लिश किया. आगे चल के हम और भी इसके बारे में पढ़ेंगे. टिल देन ऑल द बेस्ट एंड स्टडी वेल. ऑल्सो जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स, if you would ask me that whether you have to remember all the demands of Muslim Leagues, all the demands of Muslim League, no. Whether you have to remember the 14 pointers asked by Jinnah, no. Whether you have to remember all the demands of the Nehru report, probably yes. Try and remember everything. और आपको ओवरऑल चीज़ें पता होनी चाहिए. जैसे कि हिंदू महासभा वांट्स अ यूनिटरी स्ट्रक्चर. जो प्रपोजल आया है फ्रॉम जो प्रपोजल है नेहरू रिपोर्ट का, वो भी रेसिडुअल पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ है. ठीक है. और जो मुस्लिम लीग है वो पूरी तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर की डिमांड कर रहा है. तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे तो आपको ओवरऑल क्या डिमांड हो सकती है वो आप याद रख पाएंगे और अच्छे तरीके से. तो ट्राई एंड बी स्मार्ट. यू कांट रिमेंबर एवरीथिंग, आई डू अंडरस्टैंड दैट. तो क्या मेजरली कोई इंसान मांग रहा है या मेजरली क्या कोई रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, आप वो याद रखें ताकि आप यू आर एबल टू गेट टू द आंसर. ओके, दैट्स इट. बाय.